हाय दोस्तों, मैं परवीन भारती। वेलकम टू माय चैनल। हम लोग पढ़ रहे थे इतिहास। आज पढ़ेंगे पार्ट 2, सल्तनत काल की शुरुआत। तराइन के द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की पराजय के पश्चात दिल्ली में तुर्क शासकों का राज्य स्थापित हो गया। इन तुर्क शासकों का रहन सहन, भाषा, धर्म तथा शासन करने का तरीका भारतीय शासकों से अलग था। तुर्क शासक सुल्तान की उपाधि धारण करते थे। इन्होंने दिल्ली को शासन का केंद्र बनाया और लगभग 320 साल तक शासन किया। मोहम्मद गौरी की मृत्यु 1206 ईस्वी में हो गई। उसके मृत्यु के समय तक लगभग पूरा उत्तर भारत उसके अधीन हो चुका था। उसने भारत में शासन चलाने के लिए गुलाम अधिकारी नियुक्त कर रखे थे। इन्हीं में एक योग्य गुलाम अधिकारी कुतुबुद्दीन ऐबक था। गौरी की मृत्यु के समाचार मिलने के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक ने स्वयं को भारत में तुर्क राज्य का शासक घोषित कर दिया। यह तुर्क राज्य अब तुर्क सल्तनत कहलाया। अगले शासक इल्तुतमिश ने 1210 ईस्वी में सत्ता संभालने के साथ दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया। तब यह दिल्ली सल्तनत के नाम से प्रसिद्ध हो गया। आपको इस बात से हैरानी हो सकती है, पर उन दिनों गुलाम रखने की प्रथा थी। तुर्किस्तान के युवकों को खरीदकर उन्हें युद्ध और प्रशासन के काम में प्रशिक्षण देकर सुल्तानों को बेचा जाता था, इसलिए वे गुलाम कहलाते थे। सुल्तान की सेवा में आने पर योग्य और होनहार गुलामों को ऊंचे और जिम्मेदारी के पद भी सौंपे जाते थे। सुल्तान मोहम्मद गौरी की सेवा में भी ऐसे कई गुलाम थे और भारत में उसके राज्य का शासन चलाते थे। सुल्तनत के सामने चुनौतियाँ। सरदार, जिन्हें अमीर कहा जाता था, तुर्क और अफगान कबीले के होते थे। इनमें जाति श्रेष्ठता तथा सल्तनत में ऊंचा स्थान पाने की भी होड़ रहती थी। इन्हीं अमीर सरदारों में से ही सुल्तान होता था। सुल्तान होने के लिए सैनिक योग्यता एवं शासकीय क्षमता का होना आवश्यक था। इन क्षमताओं के प्रभाव से वह सुल्तान बन सकता था और तभी तुर्क अमीरों का समर्थन प्राप्त करना भी संभव था। सुल्तान के लिए अमीर सरदारों का समर्थन और विश्वास जरूरी था। उसे हमेशा भय रहता था कि कहीं ये अमीर सरदार आपस में मिलकर कोई षड्यंत्र न करे। अतः सुल्तान का अधिकांश समय इन गुप्त षड्यंत्रों से बचने के उपाय में बीतता था। सुल्तानों को इन अमीर सरदारों में संतुलन भी बनाए रखना पड़ता था। सुल्तान इस्लाम धर्मावलंबी थे तथा बाहरी देशों से आए थे, इसलिए भारतीय जनता पर शासन करने के लिए तुर्क अमीरों, उलेमा, धार्मिक वर्ग आदि को खुश करने के साथ हिंदुस्तानी जनता से भी सतर्क रहते थे, क्योंकि सल्तनत में विद्रोही का भय हमेशा बना रहता था। सल्तनतकालीन शासकों ने आंतरिक शांति बनाए रखने के लिए शासकीय प्रबंध तंत्र तथा राज्य विस्तार एवं बाह्य आक्रमणों से रक्षा के लिए मजबूत सैन्य संगठन भी बनाए। इनमें प्रारंभिक तुर्क खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश एवं लोदी वंश प्रमुख थे। प्रारंभिक तुर्क शासक गुलाम वंश 1206 ईस्वी से 1290 ईस्वी। कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 ईस्वी में मोहम्मद गौरी की मृत्यु के पश्चात उसका तुर्क गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक उत्तर भारत का पहला तुर्की शासक था। उसकी उदारता के कारण ही उसे लाख बख्श कहा जाता था, अर्थात वह लाखों का दान करने वाला दानप्रिय व्यक्ति था। भारतवर्ष में उसके जीवन का अधिकांश समय सैनिक गतिविधियों में ही बीता। 2.5 दिन का झोपड़ा। कुतुबुद्दीन ऐबक को भवन निर्माण में भी रुचि थी। उसने दिल्ली में कुतुब मीनार, कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद और अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा का निर्माण कराया। कुतुब मीनार की शुरुआत ऐबक ने की थी, परंतु इसको पूर्ण इल्तुतमिश ने कराया। चित्र देखकर बताइए कि कुतुब मीनार कितनी मंजिल की है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने भारत में एक नए राज्य की नींव अवश्य डाली, पर उस राज्य को सुदृढ़ बनाने का अवसर उसे नहीं मिल पाया। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु 1210 ईस्वी में चौगान खेलते हुए घोड़े से गिरकर हो गई। इल्तुतमिश